हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। तो टुडेज टॉपिक इज़ हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल। आज हम लोग पढ़ेंगे हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल लगाने से पहले हम लोग हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल को एक बार फिर से देख लेते हैं। हालांकि ये वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल एंड सम न्यूमेरिकल्स अबाउट हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल। क्या कहता है हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल? हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल कहता है इन अ गिवन पॉपुलेशन व्हेन कैन फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील ऑफ अ जीन और एट अ लोकस पर्टिकुलर लोकस। हम लोग किसी भी पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन क्या, व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इज अ group of same species, organism of same species. Population is a group of organism of same species residing in a well defined geographical area at a particular time. तो जैसे कि आप बात करें पॉपुलेशन इंडिया की, या पॉपुलेशन दिल्ली की, या पॉपुलेशन यूपी की, या पॉपुलेशन कानपुर की, तो वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो सेम स्पीसीज़ के ऑर्गेनिजम्स का नंबर है वो पॉपुलेशन कहलाता है। ठीक है जी। तो इन अ गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील। आप ये वीडियो अगर अभी तक रुके हैं तो इसमें बने रहिएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील कैसे काउंट करते हैं इसमें आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि बार बार आता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील रिमेन्स कांस्टेंट एंड स्टेबल ओवर सेवरल जनरेशन इफ 5 फैक्टर्स आर नॉट इन प्ले। तो ये फ्रीक्वेंसी एलील की क्या होती है, उसको कैसे निकालते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। इन अ गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील ऑफ अ जीन एट अ पर्टिकुलर लोकस ऑन अ पर्टिकुलर लोकाई। दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशन। ये फ्रीक्वेंसी ऐसा माना जाता है कि फिक्स रहती है, स्टेबल रहती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, अगर इवोल्यूशन नहीं हो रहा, अगर 5 फैक्टर्स प्ले नहीं कर रहे हैं, वो भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट यूजिंग अलजेब्रिक इक्वेशन। हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल ने इसको दर्शाया है, बताया है अलजेब्रिक इक्वेशन की सहायता से। दिस प्रिंसिपल सेज दैट एलीलिक फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल। हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल कहता है एलील की फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉपुलेशन में स्टेबल रहती है एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी और स्टेबल रहेगी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। द जीन पूल, जीन पूल क्या है? टोटल जीन्स एंड देयर एलील, सारे जीन जितने भी हैं और उसके एलील किसी भी पॉपुलेशन में वो बना रहे हैं जीन पूल। जीन पूल रिमेन्स अ कांस्टेंट, जीन पूल भी कांस्टेंट रहेगा। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इसको जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या है? दैट द जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाट इज जीन पूल? टोटल जीन्स एंड देयर एलील इन अ पॉपुलेशन इज जीन पूल। सम टोटल ऑफ ऑल द एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। सम टोटल एलील फ्रीक्वेंसी का एक है, दैट इज p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, वेयर p इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, q इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील, p प्लस क्यू इक्वल टू 1। Sum total of all allelic frequency is 1. Individual frequencies for example can be named p and q. Dominant allele की frequency p, recessive allele की frequency q. In a diploid organism, किसी भी diploid organism में p and q represents the frequency of allele, capital allele A, dominant allele and recessive allele. तो किसी भी diploid organism में P फ्रीक्वेंसी है डोमिनेंट एलील की टू अपीयर ओवर 1 क्रोमोसोम, और Q फ्रीक्वेंसी है रिसेसिव एलील की टू अपीयर ओवर 1 क्रोमोसोम। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज सिंपली P स्क्वायर। अब देखिए P फ्रीक्वेंसी है डोमिनेंट एलील की, कहाँ आने की? एक क्रोमोसोम पे, पर्टिकुलर लोकस पे आने की। ठीक है, लेकिन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में उसके पास 2 कॉपी हैं सेम क्रोमोसोम की, तो अगर एक क्रोमोसोम पे इसकी अपीयरेंस की फ्रीक्वेंसी p है तो दोनों क्रोमोसोम पे क्या होगी? आप लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए, p मल्टीप्लाइड बाई p, तो p स्क्वायर हो जाएगी। p स्क्वायर बेसिकली क्या बता रहा है? ये बता रहा है जीनोटाइप ऐसे ऑर्गेनिज्म का जिसमें दोनों डोमिनेंट एलील हैं।
होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म का बता रहा है ये फ्रीक्वेंसी। तो पी स्क्वायर फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो होमोजाइगस डोमिनेंट है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंडिविजुअल, कैपिटल ए इंडिविजुअल, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज सिंपली पी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अदर वे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट एन एलील ए विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ पी अपीयर ऑन बोथ द क्रोमोसोम्स of a diploid individual is simply the product of probability, that is PP. P is P multiplied by P square। देखिए इसको दूसरे शब्दों में हम आसान शब्दों में हम बोलें कि इस बात की संभावना कितने प्रतिशत संभावना है एलील ए, किसी भी एलील ए जिसकी की फ्रीक्वेंसी P है कि वो दोनों क्रोमोसोम पे, एक क्रोमोसोम पे अपीयर होने की P है। तो हमारे पास हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी है, एक क्रोमोसोम पे उसके आने की अपीयरेंस P है तो दूसरी कॉपी पे भी आने की अपीयरेंस P है, इसलिए चांस कितने हो गए, डबल हो गए P मल्टीप्लाइड बाय P। चांस इधर भी आने का इसका P बार आ सकता है और इधर भी ये P बार आ सकता है, P टाइम्स ये इधर भी आ सकता है, P टाइम्स ये इधर भी आ सकता है। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जिसका जेनेटिक मेकअप ये होगा, मतलब उसमें उसके क्रोमोसोम में दोनों क्रोमोसोम पे P अपीयर हो जाएगा। ये आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, P मल्टीप्लाइड बाई P स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आगे बात समझ में। दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अदर वे दैट द प्रोबेबिलिटी दैट एन एलील विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ P appears on both the chromosomes of a diploid individual is simply the product of probabilities, that is P multiplied by P square similarly of A square is। इसी तरह से हिट हमारे होमोजाइगस रिसेसिव की A की फ्रीक्वेंसी एक क्रोमोसोम पे आने की Q है तो दूसरे क्रोमोसोम पे आने की भी Q है। तो ऐसे इंडिविजुअल जो आपको पॉपुलेशन में मिल रहे हैं जो होमोजाइगस रिसेसिव हैं कि दोनों क्रोमोसोम पे उनके आ गया है क्या, Q। चांस क्या हो जाएगा, Q मल्टीप्लाइड बाई Q स्क्वायर। ठीक है जी। अब कुछ ऐसे इंडिविजुअल भी होंगे जिसके एक क्रोमोसोम पे कैपिटल ए है और दूसरे क्रोमोसोम पे लोअर केस ए है। ऐसे इंडिविजुअल भी तो होंगे, 2 कॉपी हैं, या पहली कॉपी पे कैपिटल ए है, दूसरी कॉपी पे लोअर केस ए है, दूसरी कॉपी पे कैपिटल ए है। या तो पहले क्रोमोसोम पे यहाँ पे ए है और दूसरे क्रोमोसोम पे लोअर केस ए है, या पहले क्रोमोसोम पे लोअर केस ए है और दूसरे क्रोमोसोम पे ए है। तो इसको आप निकालिए। तो एक की इस तरह का कॉम्बिनेशन बनने के चांस है P मल्टीप्लाइड बाई Q और इस तरह का कॉम्बिनेशन बनने के चांस है Q मल्टीप्लाइड बाई P। तो दोनों के चांस कितने हो गए, 2PQ हो गए। इस तरह के इंडिविजुअल पॉपुलेशन में उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जिनको हम हीट्रोजाइगस बोल रहे हैं। हीट्रोजाइगस इंडिविजुअल की पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2PQ होगी। आगे बात समझ में। तो किसी भी पॉपुलेशन में 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जेनेटिक मेकअप वाले, 3। अगर 2 एलील, इस जिसकी हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं इसके 2 एलील हैं, एक कोई ऐसा जीन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं उसके 2 फॉर्म है, एलील क्या स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, और जीन्स दैट कोड फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। ये जीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट हाइट के लिए मान लीजिए वो 2 फॉर्म में आपको मिल रहा। तो आपको प्लांट जो मिल रहे हैं पॉपुलेशन में उनका जेनेटिक मेकअप या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। ठीक है जी। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी, इनकी फ्रीक्वेंसी P स्क्वायर, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी Q स्क्वायर और इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी 2PQ। डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी पॉपुलेशन में P, रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी Q। ठीक, आ गई बात समझ में, सारे टर्म समझ में आ गए। दिस इज कैसा है, सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ P स्क्वायर दैट इज एंड सिमिलरली ए कैपिटल ए लोअर ए इज Q स्क्वायर। दिस इज बायनॉमियल एक्सपेंशन ऑफ P प्लस Q इज इक्वल टू 1। आप इधर भी होल स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी होल स्क्वायर कर दीजिए, तो वी कैन से दैट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1।
जो हम लोगों ने पहले बोला, P + Q = 1, एलील फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है, स्टेबल रहती है, कांस्टेंट रहती है ओवर सेवरल जनरेशन, और उसका सम टोटल ऑल द एलीलिक फ्रीक्वेंसी का 1 होता है। अब आपने उस इक्वेशन को इधर भी होल स्क्वायर कर दिया, इधर भी होल स्क्वायर कर दिया, P² + Q² + 2P = 1। ठीक, आ रही बात समझ में हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल की? क्या कह रहा है? तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, स्टेबल रहती है, अगर 5 चीज़ें नहीं हो रही, वो भी आता। कांस्टेंट जीन फ्रीक्वेंसी ओवर सेवरल जनरेशन इंडिकेट दैट इवोल्यूशन इज नॉट टेकिंग प्लेस। ये वाली बात लिख लीजिए, आपके एनसीईआरटी में नहीं है। अगर ये कांस्टेंट और स्टेबल बनी रहती है P और Q की वैल्यू किसी भी पॉपुलेशन में, इसका मतलब है इवोल्यूशन इज नॉट टेकिंग प्लेस। इन अदर वर्ड्स, इवोल्यूशन अकर्स व्हेन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज अपसेट। इवोल्यूशन कब होता है? जब ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम P + Q = 1 उसमें कोई चेंज होते हैं, अपसेट होते हैं, तो इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन इज डिपार्चर फ्रॉम हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन इज डिपार्चर फ्रॉम हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड डिफर्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, द डिफरेंस इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज। अगर आप फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं किसी पॉपुलेशन में, और आप जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मान रहे हैं कि P की 0.7 होगी, Q की 0.3 होगी, उसमें वेरिएशन हो गया, डेविएशन हो गया, P आ गया 0.5, Q भी आ गया 0.5, इट मीन्स इवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस। और जितना ज़्यादा ये डेविएशन उतना तेज इवोल्यूशन। When frequency measured differs from expected value, the difference indicates the extent of evolutionary change. जितना ज़्यादा डेविएशन उतना ज़्यादा डिफरेंस, डेविएशन उतना ज़्यादा इवोल्यूशनरी चेंज। अब एलीलिक फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो समझिए। एलीलिक फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू हाउ कॉमन एन एलील इज इन अ पॉपुलेशन। एलील की फ्रीक्वेंसी क्या, आवृत्ति कितनी बार आया। तो दूसरे शब्दों में हम बोलें कि ये कितना कॉमन है, कितना ये सामान्यता पाया जा रहा है किसी पॉपुलेशन में। जितना ज़्यादा पाया जाएगा उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी। इट इज़ डिटरमिन्ड by counting how many times the allele appears in a population then divided by total number of copies of gene। तो ये इस बात से कैलकुलेट किया जाता है कि किसी भी पॉपुलेशन में ये एलील कितनी बार आया, हाउ मैनी टाइम्स दिस एलील अपीयर इन दिस पॉपुलेशन। ये एलील कितनी बार आया है, हाउ मैनी टाइम्स डज दिस एलील अपीयर इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अपीयरेंस ऑफ दैट जीन। कुल कितनी बार वो जीन आया है, उससे डिवाइड कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। सपोज मान लीजिए जीन आई, जो कि आप जानते हो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का निर्धारण करता है, उसके 3 एलील हैं। हम इसी जीन का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, लेकिन इस समय हम ये आपसे कह रहे हैं, एज्यूम कर लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इसके 2 एलील हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ये समझाने के लिए लिया, ये 2 एलील आई वाला हमने अभी कंसीडर नहीं कर रहे, आपको समझाने के लिए कि आई जीन है जो क्रोमोसोम नंबर 9 पे होता है, और जो इस बात को निर्धारित करता है कि किसी बंदे की आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे किस तरह का एंटीजन ए बनेगा कि बी बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर ओ वाला है तो नहीं बनेगा। ए या बी एंटीजन कौन निर्धारित कर रहा है? ये जीन आई। इसके 2 रूप हमने मान लिए, एक रूप इग्नोर मार दिया अभी आपको समझाने के लिए, एलील की फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए। तो जीन आई जिसके ये 2 अपीयरेंस हैं, ए और बी, 2 रूप है। ठीक है, अब मानिए 100 बंदे की पॉपुलेशन है, 100 ऑर्गेनिज्म है जो दिल्ली में रह रहे हैं। सपोज मान लो ना बेटा, मानने में क्या जा रहा, 100 ऑर्गेनिज्म है, तो इनके अंदर ये जीन कितनी बार आया होगा, टोटल जीन इस पॉपुलेशन में कितनी बार आया होगा? 200 बार। हाँ, ये क्या हुआ, 100 बंदे 200 बार। हाँ बेटा, हर बंदे के पास 2 क्रोमोसोम नंबर 9 है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो 200 बार टोटल ये जीन अपीयर हुआ है। अब 200 बार टोटल अपीयरेंस है, उसमें आई ए कितनी बार आया है और आई बी कितनी बार आया है? आई ए आया है 120 बार, 80 बार आया है आई बी। आई को मैंने इग्नोर मार दिया, मैंने बोला कि समझाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जीन जो हैं हम लोग के पास वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मल्टीपल एलील के केस एक तो जैसे यही है, इसको अगर मैं करूँगा समझाऊँगा तो आप उलझ जाओगे एलील फ्रीक्वेंसी समझने में। एलील की फ्रीक्वेंसी समझाने का आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एलील की फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आपने इससे एलील की फ्रीक्वेंसी निकाल दी है,
तो मैंने आपको बताया हाउ मैनी टाइम्स दैट एलील अपीयर इन दैट पॉपुलेशन 120 टाइम्स एंड हाउ मैनी टाइम्स दैट जीन अपीयर 200 टाइम्स। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 0.6 और इसकी फ्रीक्वेंसी तो ये डोमिनेंट एलील, वैसे तो ये दोनों आप जानते हो को डोमिनेंस दिखाते हैं। अब एक चीज़ और थोड़ा सा असम्पशन यहाँ समझ लीजिए कि ये इस पर डोमिनेंट है। मान लो सपोज मैं खुद ही बता रहा हूँ कि मैं आपको एनसीईआरटी से अलग हट के समझा रहा हूँ, ये चीज़ें ऐसी नहीं है। इसके 3 एलील हैं और ये को डोमिनेंस दिखाते हैं। मैंने कहा मान लो ना समझने के लिए कि इस पर डोमिनेंट है, तो ये आपका डोमिनेंट एलील, इसकी फ्रिक्वेंसी P 0.6 हो गई और Q कैसी हो गई 0.4। लेकिन यहाँ से भी कैलकुलेट कर लीजिए 80 डिवाइडेड बाई 200, जितनी बार वो एलील आया डिवाइडेड बाई कुल कितनी बार वो जीन आया, कितनी आ जाएगी 0.4। तो 0.6 प्लस 0.4 1 हमारी हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम के हिसाब से हमारी फाइंडिंग ठीक है। क्लियर? ऐसे निकालते हैं एलील की फ्रीक्वेंसी, जो आप लोग के लिए दिक्कत देता। अब हम लोग इतनी मेहनत के बाद पिच तैयार हो गई, अब क्रिकेट खेल लिया जाए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लें, ठीक है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन टेस्टर्स ऑफ पीटीसी पेपर इंडिविजुअल, किसी पॉपुलेशन में ऐसे इंडिविजुअल जो पीटीसी पेपर को टेस्ट नहीं कर सकते, तो ये जो डिफेक्ट है ये डोमिनेंट एलील से गवर्न होता है। तो जो रिसेसिव एलील है वो होमोजाइगस कंडीशन में नॉन टेस्टर हो जाएंगे। होमोजाइगस रिसेसिव के वजह जो होमोजाइगस कंडीशन होगी वो नॉन टेस्टर होंगे पीटीसी पेपर के। जो होमोजाइगस डोमिनेंट हैं वो टेस्टर होंगे, पीटीसी पेपर को टेस्ट पहचान लेंगे और ये वाले इंडिविजुअल भी पहचान लेंगे। ये वाले इंडिविजुअल नॉन टेस्टर होंगे पीटीसी पेपर के, ठीक है। होमोजाइगस रिसेसिव इन अ पॉपुलेशन इज 16%। फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन टेस्टर्स ऑफ पीटीसी पेपर इन अ पॉपुलेशन इज 16%। फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी कह रहा कैलकुलेट करो एंड परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, और कितने परसेंट इंडिविजुअल इस पॉपुलेशन में होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन दिखाते हैं। तो हमें क्या दे रखा है 16%। किसकी? हमें ए की दे रखी है इन्होंने वैल्यू। अब देखिए एज पर हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम P + Q = 1 पता ही है आपको एज पर इक्वेशन, ठीक। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एज पर क्वेश्चन द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन टेस्टर होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप, ऐसे इंडिविजुअल जिनका जेनेटिक मेकअप ये है, इज 16%। दिस मीन, इसका मतलब है Q², ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लोअर ए Q² की फ्रीक्वेंसी को। Q² कितने हो गए 16%। 16% का मतलब क्या होता है 16 डिवाइडेड बाई 100। 16 डिवाइडेड बाई 100 का मतलब क्या होता है 0.16। Q² 16%। 16% का मतलब क्या होता है 100 में से 16। 100 में से 16 को हम 0.16 भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो Q² उसने दे रखा 16%, इसका मतलब 16/100, इसका मतलब 0.16। तो Q² = 0.16। तो Q = √Q² कर दीजिए, √Q² कर दिया 0.16। तो क्या आ गया 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 0.16 होता है। Q √ कर लीजिए 0.16। Q की वैल्यू आ गई 0.4। Q की वैल्यू 0.4 आ गई। अब आप P की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि इक्वेशन आपको पता है P + Q = 1। तो Q की वैल्यू 0.4, तो P = 1 - 0.4, तो 0.6 0.6 हो गई P की वैल्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी 0.6 और 60%। 0.6 को हम लोग 60% भी तो लिख सकते हैं भैया। 60/100 कितना हो जाएगा? 60/100 आपका 0.6 हो जाएगा। तो देयरफॉर डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी 0.6 और परसेंटेज के हिसाब से 60%। नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कितनी? P²। हमसे यही तो पूछा गया, परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। तो फ्रीक्वेंसी आपने निकाल ली 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 0.36। इसको परसेंटेज में बदल दीजिए 36%। 36% इन दिस पॉपुलेशन इंडिविजुअल जो है उनका जेनेटिक मेकअप कैसा है? उनका जेनेटिक मेकअप ए है। डोमिनेंट एलील वाले डोमिनेंट होमोजाइगस इंडिविजुअल जो है इस पॉपुलेशन में 36% इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनका जेनेटिक मेकअप कैपिटल ए है, ठीक है। क्लियर हो गया जी? ये आपका एक क्वेश्चन जो आपको आ सकता है, मतलब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। दूसरे क्वेश्चन पे आइए।
एन एलील डब्ल्यू, एलील डब्ल्यू से वाइट वूल बन रही है। डोमिनेंट ओवर एलील लोअर केस डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू डोमिनेंट एलील, लोअर केस डब्ल्यू हमारे लोअर केस डब्ल्यू से ब्लैक वूल बन रही है। तो यहाँ से कंफ्यूज ना होना, आप कहोगे ब्लैक डोमिनेंट होना चाहिए, वाइट पे क्या फ़र्क पड़ रहा बेटा, भावना समझो। अगर यहाँ पे डब्लू को ब्लैक कर दीजिए, वाइट कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, हार्डली मैटर्स। एक बात बोली गई आपको खुद ही बोलना है ना, क्वेश्चन में दे रहा, ये डोमिनेंट एलील है और इसकी वजह से एक्सप्रेशन वाइट वूल बन रही है। ये रिसेसिव एलील है, इसकी वजह से ब्लैक वूल बन रही है। इन अ सैंपल ऑफ 900 शिप, 900 भेड़ हैं, उसमें से 891 891 आर विद वाइट वूल एंड 9 विद ब्लैक वूल। 900 में से केवल 9 ऐसी हैं जिनमें ब्लैक वूल है। तो इनका जेनेटिक मेकअप क्या होगा, इनका जेनेटिक मेकअप WW होगा, या ये क्यू स्क्वायर है। तो क्यू स्क्वायर कितना है, क्यू स्क्वायर है आपका, हमें पूछा गया है द एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ W रिसेसिव इज प्रेजेंटेड बाय द क्यू टर्म एंड द एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इज रिप्रेजेंटेड बाय पी टर्म। ठीक है जी, हमसे कहा गया टेल द एलील फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। तो क्यू स्क्वायर की कितनी है, क्यू स्क्वायर का सबसे पहले आप परसेंटेज निकाल लीजिए। तो 9 इंडिविजुअल आपके 900 की जनरेशन में 9, हमें तो 100 में चाहिए ना, हमें तो परसेंटेज चाहिए तो 100 में चाहिए ना। तो 900 में से 9 ऐसे हैं जो आपके ब्लैक वूल हैं। तो 1 में 9/900, तो 100 में कितने होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 में केवल 1 होगा। तो 100 में 1 का मतलब हो गया 0.01, 100 में 1। तो ये 1%, 1% का मतलब क्या, 1/100, 1/100 का मतलब क्या, 0.01, 0.01 हो गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, किसकी, ये इंडिविजुअल्स की जो कि आपके क्यू स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यू स्क्वायर हो गए 0.01, तो क्यू कितना हुआ 0.1। आई बात समझ में, नहीं आई ना 900 शिप में केवल 9 शिप ऐसी हैं जो ब्लैक वूल दिखा रही हैं। तो 900 में 9, हमें तो इसको पहले फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज निकालना है ना। 900 में 9 आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आउट ऑफ 100 कितनी। तो 900 में अगर 9 तो 100 में कितनी, 1 में 9/100 और 100 में 9/900 मल्टीप्लाइड बाय 100, 9 1। 100 में 1%, ओनली 1% इंडिविजुअल इन दिस पॉपुलेशन आर होमोजाइगस रिसेसिव। 1% इंडिविजुअल, 1% शिप इन दिस पॉपुलेशन आर होमोजाइगस रिसेसिव। 1% का मतलब क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 0.01। ये फ्रीक्वेंसी है क्यू स्क्वायर इंडिविजुअल्स की जो होमोजाइगस रिसेसिव को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी 0.01, तो क्यू स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी 0.01, तो क्यू की कितनी, √0.01, तो इज इक्वल टू 0.1। 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी अगर है आपकी 0.01, तो क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, √ कर दीजिए क्यू स्क्वायर को 0.01। 0.1 नहीं समझ में आ रहा, अगली स्लाइड पे चलता हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा। आओ देख, in this sample 900 sheep, 890 are with white wool, 9 are with black wool. To calculate the value of Q, you know that Q square, QQ और Q square represent the homozygous recessive individual। और ये जो इंडिविजुअल है पॉपुलेशन में जिनका जेनेटिक मेकअप Q स्क्वायर है या ये है, इसी को तो हम Q स्क्वायर बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी एक क्रोमोसोम पे आने की Q तो दूसरे क्रोमोसोम पे भी आने की Q। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनका जेनेटिक मेकअप ये है उनकी फ्रीक्वेंसी Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर यहाँ पे जो है, ऐसे इंडिविजुअल जो Q स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो केवल 9 है 900 में। तो 100 में कितने होंगे, 100 में 1 होगा। तो फ्रीक्वेंसी इसकी अगर हमें बतानी पड़े, हम फ्रीक्वेंसी कैसे बताएंगे, फ्रीक्वेंसी बताएंगे 0.01 कि इसकी 0.01/100 है ना। 1/100 को 0.01 भी लिख सकते हैं ना, या 1% लिख सकते हैं, 1% परसेंटेज लिख सकते हैं 1%। ठीक है,
तो क्यू स्क्वायर रिप्रेजेंट द होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल और द ब्लैक शिप इन दिस केस. द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लैक शिप इंडिविजुअल इज द नंबर ऑफ ब्लैक शिप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल. तो पुटिंग द वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय 900 0.01 टोटल इंडिविजुअल्स. ठीक, ये फ्रीक्वेंसी हो गई. WW इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.01. सो Q इज इक्वल टू अंडर रूट 0.01 0.1. अब Q की आ गई. एडिशनली P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. P की वैल्यू निकाल लीजिए, 0.9 आ जाएगी. Q की वैल्यू आपने 0.1 निकाल ली, तो P की वैल्यू निकाल लेंगे आप. P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो P इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.9. ठीक है, तो P की फ्रीक्वेंसी 0.9 है, Q की फ्रीक्वेंसी 0.1 है. हमसे यही पूछा गया था होमोजाइगस, आपसे होमोजाइगस एलील की फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी गई थी. डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी 0.9 और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी इतनी. क्लियर हो गया. चलिए आगे. इन अ पॉपुलेशन दैट इज इन हार्डी-वेंगबर्ग इक्विलिब्रियम 36% ऑफ इंडिविजुअल आर रिसेसिव होमोजाइगस. 36% इंडिविजुअल जो है रिसेसिव होमोजाइगस हैं. तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.36. 36 को आप 0.36 भी लिख सकते हैं ना. तो क्यू कितना 0.6, सीधी सी बात. अब Q इज इक्वल टू 0.6 फॉर अ सर्टेन ट्रेट इन अ पॉपुलेशन. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल. होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल कितने होंगे, तो P हो जाएगा 0.4, क्योंकि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. तो P इज इक्वल टू 0.4, तो P स्क्वायर कितना हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा 0.4 इंटू 0.4 16.16. 0.16 मतलब 16% इंडिविजुअल इसमें होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे. ठीक है, ये देखिए P. एंड हीट्रोजाइगस के इंडिविजुअल कितने हैं, 2PQ. 2PQ इज इक्वल टू 2.6 इंटू 0.4 0.48. 0.48 मतलब 48% इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन में. इस पॉपुलेशन में 48% इंडिविजुअल हीट्रोजाइगस है, 16% इंडिविजुअल होमोजाइगस डोमिनेंट है और 36% इंडिविजुअल होमोजाइगस रिसेसिव है. क्लियर, समझ में आ गई बात. नहीं समझ में आई हो तो देखिए यहाँ पढ़ के समझा दूँ. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल एंड हीट्रोजाइगस इंडिविजुअल. ऑलवेज स्टार्ट विद होमोजाइगस रिसेसिव परसेंटेज इफ गिवन. अगर दिया गया हुआ है तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है होमोजाइगस रिसेसिव परसेंटेज से. सुलझाने में अगर आपको हार्डी-वेंगबर्ग प्रिंसिपल आया तो सबसे पहले आप होमोजाइगस रिसेसिव देखिए क्या दिया हुआ है आपको, उससे आप शुरुआत करिए. यहाँ पे दिया हुआ क्यू स्क्वायर कितना दिया हुआ, 36%. तो क्यू कितना होगा, अंडर रूट क्यू स्क्वायर. 36% को बच्चे आप 36/100 या 0.36 लिख सकते हो. ये 36% है. 36% मतलब कितना, 36 आउट ऑफ 100, 36 डिवाइडेड बाय 100 और इज इक्वल टू 0.36. तो क्यू स्क्वायर जो है आपका 0.36 है. क्यू स्क्वायर आपका 0.36 है. तो क्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, अंडर रूट 0.36 कर दीजिए, 0.6 आ गई. क्यू की आ गई तो आप पी की कैलकुलेट कर सकते हैं. पी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू, 0.4 आ गई. अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं. होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल पी स्क्वायर 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 0.16. 0.16 को आप 16% भी लिख सकते हो. द हेटेरोजाइगस रिप्रेजेंटेड 2PQ 0.48, आप इसको 48% भी लिख सकते हो. तीनों ही आपको बातें हो गया. चलिए एक और क्वेश्चन करें. इन अ सर्टेन अफ्रीकन पॉपुलेशन 4% पॉपुलेशन इज बोर्न विद सिकल सेल एनीमिया. कैलकुलेट द परसेंट ऑफ हीट्रोजाइगस इंडिविजुअल. आप जानते हैं सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट और ये तभी शो होगा जब दोनों उसके क्रोमोसोम पे ये डिफेक्टिव एलील होगा. मतलब क्यू स्क्वायर इंडिविजुअल ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4%. तो क्यू स्क्वायर आपका 4% इज इक्वल टू 4/100 इज इक्वल टू 0.04. तो क्यू स्क्वायर है आपका 0.04. तो क्यू कितना है 0.2. अंडर रूट कर दीजिए, इसको अंडर रूट कर दीजिए, 0.2 आ जाएगा. तो क्यू 0.2 आ गया तो पी भी आप निकाल लेंगे 0.8. ठीक है. अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया हीट्रोजाइगस इंडिविजुअल. 2PQ कर लीजिए, 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2 तो 0.32. 32 का मतलब 32% इंडिविजुअल इस पॉपुलेशन में हीट्रोजाइगस है, 32%. ठीक है. 0.8 तक यहाँ आया. अगली स्लाइड पर चलूँ. ये देखिए 32%. ओके. तो मेरे ख्याल से अब हार्डी-वेंगबर्ग से आपको कोई भी क्वेश्चन आया आप धड़ से कर दोगे. एक और क्वेश्चन आखिरी का थोड़ा सा टिपिकल, जिससे आपके ज्ञान चक्षु पूरी तरह से खुल जाएंगे. इन अ पॉपुलेशन देयर इज 2 एलील MN
विद पॉसिबल जीनोटाइप। होमोजाइगस के इतने इंडिविजुअल होमोजाइगस, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा, पी स्क्वायर को। एन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा, क्यू स्क्वायर को। हेट्रोजाइगस ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा, 2pq को। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन इनको जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी हमें होमोजाइगस इंडिविजुअल की निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका, कितनी बार वो इंडिविजुअल और कितनी बार पॉपुलेशन, कुल पॉपुलेशन। तो इंडिविजुअल ये है 1787, कुल पॉपुलेशन 6.12, इसको डिवाइड कर दिया। वही फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका, किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी कि कुल जमा में उसकी कितनी बार अपीयरेंस है, वो होती फ्रीक्वेंसी। तो कुल पॉपुलेशन की वैल्यू ये, उसमें ऐसे इंडिविजुअल जो होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट को आप जब डिवाइड कर देंगे कुल पॉपुलेशन से, तो हमारे होमोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.29 आ गई। इसी तरह से आपने होमोजाइगस रिसेसिव की कैलकुलेट कर ली, 0.21 आ गई। और 2AA हेट्रोजाइगस की 2pq, तो अब आपको ये भी निकल आएगी 3039 डिवाइडेड बाई ये भी निकल आई। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ पी ऑफ एम एंड क्यू ऑफ, ये एक नया इक्वेशन है, इसको आप रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा जब इस तरह का है। तो पी की फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, डोमिनेंट एलील की AA प्लस AA/2, और इसी तरह से क्यू की कैसे निकाल सकते हैं, QQ प्लस AA/2। इस तरह से ये एक इक्वेशन और है जो आपको इस तरह के समीकरण में लगानी पड़ेगी। तो AA इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0.29, प्लस इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है AA की, इसकी है 0.49, प्लस 0.49 डिवाइडेड बाई 2, ये भी हो जाएगा 0.29, 0.58 हो जाएगा। यहाँ देखिए 0.58, 49 का 24 होगा, सॉरी। तो ये हमारा लगभग 0.54 आ गया। ठीक है, 49 ये समथिंग 0.25 आ जाएगा, 0.54 आ गया। ठीक है, हो गया कैलकुलेट पी की भी क्यू की भी फ्रीक्वेंसी। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको आप थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करना, बुद्धि लगाना च्यवनप्राश खा के। होमोजाइगस इंडिविजुअल के दे रखा है नंबर, होमोजाइगस डोमिनेंट का, होमोजाइगस रिसेसिव का और हेट्रोजाइगस का नंबर दे रखा। फिर आप एलील की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे पी स्क्वायर की, होमोजाइगस इंडिविजुअल की, फिर आप निकालेंगे क्यू स्क्वायर की। इससे जब आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, उसके बाद अब आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे एलील की। ये निकली है ऑर्गेनिज्म की, होमोजाइगस डोमिनेंट की और होमोजाइगस रिसेसिव की और हेट्रोजाइगस की, ये फ्रीक्वेंसी निकली है ऑर्गेनिज्म की। अब आपने एलील की निकालनी, तो एलील की फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका, डोमिनेंट के लिए AA हमारे डोमिनेंट इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी प्लस हेट्रोजाइगस के इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपका डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी। और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी के लिए आपके होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी प्लस हेट्रोजाइगट की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2, तब आपका रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये एक अलग थोड़ा सा आपका है टिपिकल। तो अगर इस तरह की प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, वहाँ क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें 15 मिनट लगाओगे। और अगर आप क्वेश्चन करके कॉन्सेप्ट बना के गए तो क्वेश्चन आया तो आप 2 मिनट में कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं रुकता हूँ। हो गए आपके सब तरह के हार्डी वेंगबर्ग प्रिंसिपल के एग्जाम्पल। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि आगे आपको इस तरह की क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलती रहे। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।